हाँ तो भैया हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और उसका कल ही यानी कि 9 तारीख को पेपर है जी, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल। ओके, तो चलिए, इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया है जिसको आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने लिखा ही था कि लास्ट वीडियो अपलोडेड सून, यानी सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें लास्ट वीडियो है, आप अगर पढ़ चुके हैं तो भी आपको देखना है, क्योंकि मैं दावे से कहता हूँ जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आखिर जो ये 10 टाइप, एक ही क्वेश्चन को 10 टाइप से पूछ रहा है तो उसे लिखना कैसे है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, टोटली आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन डिस्कस करना है। ओके, जो कि 1 से लेके 5वें चैप्टर तक का पूरा एकदम डिटेल्ड में है, प्रॉपर है ना। मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा, तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, 1 घंटे के करीब। तो ठीक है, देखिए आप अच्छे से और चीज़ों को समझिए। ठीक है, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जी हाँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और पानी वगैरह थोड़ा सा पीते रहिए आप लोग, डिहाइड्रेशन ना हो पढ़ते वक्त भी, और प्रॉपर अपना ख्याल रखिए, पेपर अच्छे से दीजिए। और एकदम भैया देखिए, एक बात जानते रहिए, घबराएंगे तो कुछ ना कर पाएंगे। ठीक है, घबराएंगे तो कुछ ना कर पाएंगे। बेसिक स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट जिसका बैक भी लगा उसको सबको आप लोग शेयर करिए भैया ये चीज़ें। ओके, देखिए इसमें क्या मैटर है। चैप्टर 1, अब यहाँ पे मैटर समझिए। पूरा सिलेबस मैंने उसमें समझाया था समरी के तौर पे, जो आपको फर्स्ट वीडियो पार्ट मिलेगा उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का भी प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप जिसको चाहिए उसको शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए तो 1-2 स्टूडेंट ने हमारे दिया था, सत्येंद्र जी ने, तो उसको भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए भैया कि हाँ क्या था क्या नहीं था, क्या सही में आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो लेक्चर से या फिर नहीं। ओके, देखिए चैप्टर 1 में क्या है, राइट नोट ऑन इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। उसी को देखिए और करके मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सजेस्ट मेथड्स टू इंप्रूव इकोसिस्टम फॉर बेटर इकोलॉजिकल कंडीशन। उसका तीसरा लिखा है, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ओके, फिर लिखा है चौथा, जो कि और करके है, इन चारों में से कोई एक आ सकता है और आंसर कहीं ना कहीं इन चारों का रिलेटेबल है। ओके ब्रदर, व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस, डिस्कस द फैक्टर विच मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये देखिए इकोलॉजी से रिलेटेड टोटली ये क्वेश्चन है, चारों था, लेकिन चारों का मीन कहीं ना कहीं एक ही है, कोरिलेटेड है, थोड़ा बहुत पॉइंट चेंज्ड है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे प्रॉपरली। ओके, यहीं पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट ऑन बायोडिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग, और चौथा उसी में एसिड रेन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आप जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे हमने अपलोड किया है। 4 प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया, तो आप क्लियर हो पाएंगे कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। और फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था, बताया भी था चीज़ें। ओके, तो ये मैटर है। फिर इसी में देखिए फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का ही एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ डज एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजेशन एग्रीकल्चर आवर बायोस्फीयर। अच्छा, आखिर कैसे अफेक्ट करता है, हाउ डज अफेक्ट रहेगा यहाँ पे, सॉरी, इफेक्ट्स। ओके जी, तो आखिर कैसे ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक वगैरह यूज करते हैं जो हम लोग फसल पे छिड़काव करते हैं, और फर्टिलाइजेशन में कैसे खाद के द्वारा कैसे हमारे बायोस्फीयर, जैविक जो एक चारों तरफ का हमारा वातावरण है वो कैसे प्रभावित होता है, इसके बारे में बताया। तो ये पूरा चैप्टर फर्स्ट का था। चैप्टर सेकंड में क्या है, देखिए इसमें भी 3-4 क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन वो है एक ही कहीं ना कहीं, है ना। ओके, देखिए यहाँ पे डिफाइन पोल्यूशन, एक्सप्लेन द सोर्स वाटर पोल्यूशन, फैक्टर काज वाटर पोल्यूशन। अच्छा, पोल्यूशन को डिफाइन करना है और सोर्स बताने हैं वाटर पोल्यूशन के किसके कारण होता है, और फैक्टर काजेज वाटर पोल्यूशन, और किस फैक्टर की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो या तो सोर्स लिखिए या तो फैक्टर लिखिए, बात एक ही है ना। तो पूछेगा किसी तरीके से, लेकिन आपको समझना बात एक ही है। देखिए एक्सप्लेन द मेन इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, सब एक ही है कहीं ना कहीं। डिफाइन COD एंड BOD, हाउ डज डिटरमाइन द पोल्यूशन ऑफ वाटर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ चीज़ों को क्या कैसे स्ट्रेटजी क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर इनटू प्योर वाटर, कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे प्रक्रिया करते हैं कि प्यूरिफाई वेस्ट वाटर को हम प्योर वाटर में बदल सकते हैं। ओके,
आप जनरल से ये देखिए, आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेट करते हैं और इस सब्जेक्ट में ये जानते रहिए, भर भर के इंसानों की, हम मानव जाति की बुराई करनी है। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है ना भैया, और डिजास्टर मैनेजमेंट हम ही लोगों के लिए बनाया गया है, जानवरों के लिए नहीं। वैसे तो कोई भी एजुकेशन जानवरों के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन ये जो है मस्ट हमारे लिए है, क्योंकि हम ही नुकसान पहुंचाते हैं टोटली जो है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट को और आपदा के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ही हैं, है ना। चीज़ें तो है, तो इसमें जान लीजिए यही है कि भर भर के भैया इंसानों की बुराई करनी है इस सब्जेक्ट में टोटली। ओके। डिस्क्राइब मेन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड देयर टाइप्स। अच्छा, पोल्यूशन क्या है, उस कहाँ से पाया जा रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसके प्रकार को लिखिए। व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशंस, इफेक्ट क्या पड़ता है भैया एयर पोल्यूशन का। व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन, व्हाट आर इट्स सोर्सेस, इसके क्या सोर्स हैं और इससे आप क्या समझते हैं। देखिए घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बस। पीसी फार्मा के साथ बने रहिए लास्ट तक, मैं चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ओके, कुछ लेट नहीं हुआ है भाई, कुछ लेट नहीं हुआ है। 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आप भी जानते हो उसको, पासिंग मार्क्स उसमें 50 में से कितना होता है, जानते हो ना भाई। हाँ तो वही 17-18 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, तो इजीली पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोनॉमी एंड प्लांट्स, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट ऑन सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन स्क्रबर, मल्टीक्लोन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स, बैग फिल्टर्स। ये देखिए इसका जो है मैंने यहाँ पे नोट्स वगैरह यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि क्या है भैया शॉर्ट्स नोट्स, है ना। ओके ठीक है, यहाँ पे बैग फिल्टर है। फिर शॉर्ट नोट ऑन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो मेटल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव यानी कि रेज वगैरह निकलती हैं, रेज सीधे सीधे किरणें, ये सब चीज़ें हैं। गाइडलाइंस टू रिड्यूस रेडिएशन इन एक्सपोजर, ठीक है, क्या गाइडलाइंस है, क्या नियम है, कैसे हम इसको कम करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आता है चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड दिस इज द कंप्लीटेड। आपको लग रहा होगा 3 की पेज में ये क्वेश्चन पेपर आपने लिखा है इतना ज़्यादा, नहीं भाई कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, बस वेट करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक चैप्टर जो भी था उसमें दूसरे चैप्टर में ये आ रहा था। तो व्हाट यू मीन बाय सॉलिड पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन। व्हाट आर इट्स सोर्सेज, इसके सोर्स क्या है, कहाँ से ये किसकी वजह से हो रहा है। व्हाट आर द मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट, ओके, आखिर क्या कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है और जो हैजर्डस वेस्ट होता है, हैजर्डस मतलब घातक। डिस्कस द मीन ऑफ कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट एंड मैनेजमेंट, ओके, टू पुट इनटू प्रॉफिटेबल, उसे कैसे हम मैनेज करेंगे प्लास्टिक वेस्ट जो भी है और उसको कैसे हम प्रॉफिट में फिर ला सकते हैं, कैसे उससे फायदे कर सकते हैं, वही रिसाइकलिंग करके प्रॉफिटेबल बिजनेस। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, राइट इट्स इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट क्या है और इसके इफेक्ट क्या है बताइए भैया, है ना। ओके जी, तो ये मैटर है। अब इसमें ये देखिए अगला लिखा है हाउ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट टेक प्लेस, क्लैरिफाई, है ना। डिस्पोजल वेस्ट जो है वो कैसे आखिर सॉलिड वेस्ट की तरह पे स्थान ले लेता है। जैसे डिस्पोजल का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप जब फेंक देते हैं यूज़ करके, डिस्पोजेबल, जैसे एक बार यूजेबल है बस, है ना, जैसे डिस्पोजल वाटर बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो उसको कैसे आखिर सॉलिड वेस्ट में बदल जाता है, उसको क्लैरिफाई करना है, समझे। तो आसपास की जो भी चीज़ें हमारे ना उसी को बस डिस्कस करना है इसमें प्रॉपर एकदम ये जानते रहिए। चैप्टर 3 लेजिस्लेशन एक्सप्लेनेशन, डिस्कस द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1986 एंड आल्सो डिस्कस वेरियस अमेंडमेंट रूल्स, ओके। इसमें जो है लेजिस्लेशन अधिनियम यानी कानून के द्वारा जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीबी बोलते हैं, इसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1986 के दौरान क्या चीज़ें इसके अंडर में आती हैं, कौन कौन से रूल बनाए गए हैं, जैसे एयर कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, है ना, ये सब चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में, मैंने पहले वाले में समझाया भी था, पहले पार्ट में। देखिए 2000 में जो है क्या कौन सा रूल अमेंडमेंट संशोधन करके बनाया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स, घातक जो भी है उसको, ये सब अमेंडमेंट है। हैजर्डस वेस्ट 2003 में, है ना। तो बस बिल्कुल आप परेशान होती है भाई, बस कम आपकी वो क्या बोलते हैं पेशेंस की जो सीमा है उसको हम पार कर चुके हैं, बस आ गए हैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने में। राइट शॉर्ट नोट ऑन ISO 14000 चैप्टर
5 से है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, डिफाइन डिजास्टर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नोट ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन। मिटिगेशन मतलब होता है कम करना और प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना। रोकथाम का मतलब है कि होने ही ना देना, और मिटिगेशन का मतलब कम करना, यानी कंट्रोल भी बोल सकते हो आप। ओके, जैसे कि कोई चीज़ हो गया तो उसको अब कंट्रोल कैसे करेंगे हम लोग। ओके ब्रदर, तो ये पूरा मैटर था भैया क्वेश्चंस का। तो ठीक है, अब आते हैं अपने मेन मैटर, यानी कि अब एक किनारे से हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करना है। और हाँ भैया, पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। और ठीक है, थोड़ा सा हम भी अच्छा फील करेंगे कि हाँ भैया लोगों को अच्छा लग रहा है हमारा वीडियोस, हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल हुआ पेपर के बाद तो सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को, अगले पेपर को अच्छे से करने के लिए आपको आके कमेंट में बोलना है कि हाँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे सपोर्ट मिला था, ये जरूर बताइएगा प्लीज़। आखिर मुझे पता तो चले आप लोगों को सपोर्ट मिला या नहीं मिला। और हाँ, कल जो है मैंने 2-3 वीडियो लेक्चर जो है कोलॉजी के ऊपर अपलोडेड किया है, और कल जो है एक लास्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जो कि आपका कोलॉजी का भी मैटर क्लियर हो जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना के अपलोडेड है हमारे चैनल पे, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा हाँ, अब मैटर समझिए क्या है। अब समझिए मैटर क्या है। क्वेश्चन कोई भी पूछे, जैसे जिसमें भी इकोसिस्टम आ गया, इन चारों में आप देखेंगे इकोसिस्टम 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 आ गया, है ना। अब यही देखिए स्ट्रेटेजी समझिए, चैप्टर 1 में जो ये क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि किसी में भी इकोसिस्टम आ गया तो पहले इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे आप। ओके, इसके टाइप्स क्या है इकोसिस्टम के, इसको आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो मेन इसका मैटर पूछा है उसके बारे में डिफाइन कर दीजिए, जिससे इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के बारे में बता देंगे। इसमें देखिए इंपॉर्टेंस, तो पहले इकोसिस्टम का आप डिफिनेशन लिख डालेंगे। ओके, फिर उसके बाद इसके टाइप्स लिख डालेंगे, ठीक है। जैसे कि डिफिनीशन या फिर इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं ना, हेडलाइन डिफिनीशन, फिर लिखेंगे इकोसिस्टम के बारे में, फिर यहाँ पे टाइप्स लिख दीजिए। एक बात जानते रहिए, आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन है तो 2 पेज से ज़्यादा मत लिखिए, और 3 नंबर में पार्ट वाइज अगर पूछ देता है, जैसे कि ये जैसे पूछ देगा स्टार्ट नोट ऑन राइट एनी 3 अटेम्प्ट एनी 3, तो 3 पे लिखना है, तो आप एक पेज 1.5 पेज तक लिख सकते हैं स्टार्ट नोट, है ना। तो 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो डिफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गया, फिर अब मेन जो मैटर है आपका वो लिख डालिए। जैसे कि इंपॉर्टेंस दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, हेडिंग प्रॉपर दीजिए एकदम, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। ओके, प्रॉपर अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसको सिंबलाइज कर सकते हैं आप ऐसे, है ना, सिंबलाइज कर सकते हैं। हाईलाइटेड दिखना चाहिए ब्रदर। और इंपॉर्टेंस जब लिखेंगे तो इसके अंदर में कई पॉइंट्स लिखिए यहाँ पे स्टार्ट करिए, देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। ओके ब्रदर, तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिखिए पहला, फिर एक लाइन में जो भी मैटर आए, 1 लाइन 2 लाइन में दो भी पूरा सेंटेंस हो जाए, उसके बाद 1 लाइन गैप करिए, फिर दूसरा लाइन सेंटेंस स्टार्ट, तीसरा सेंटेंस स्टार्ट, ऐसे प्रॉपर करेंगे 2 पेज एकदम आसानी से भर जाएगा। और राइटिंग को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है बढ़िया से, एकदम टाइम मैनेज करते हुए। ओके, समझ गए मैटर ना। कि किसी में भी जब जैसे कि इकोसिस्टम का टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आए इससे संबंधित, इकोसिस्टम पूछा है और उससे रिलेटेड कोई भी मैटर पूछा है, लेकिन पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे उसका, फिर टाइप्स लिखेंगे, इससे क्या समझते हैं आप, इसके सोर्स क्या हैं, अगर जैसे पोल्यूशन में पूछेगा तो ऐसे आपको पूरा बढ़िया से एकदम सुटेबल ढंग से हो जाएगा, और एग्जामिनर भी समझेगा कि हाँ लड़का जो है प्रॉपर लिखना जानता है पेपर। ओके ब्रदर, तो ये पूरा स्ट्रेटेजी है, समझिए बात को। अभी और आगे भी जो पोल्यूशन वगैरह का बताऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा मैं चीज़ों को। ओके, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हम इकोसिस्टम, इसके बारे में जो भी मैटर है समझ लेते हैं। जी भाई, तो देखिए यहाँ पे इकोलॉजी लिखा है डिफिनीशन। ओके, यहाँ पे एकदम ये बड़ा सा है थोड़ा सा, और यहाँ पे एकदम छोटा सा है। जैसे कि इकोलॉजी का मतलब ही समझ लीजिए क्या है। इकोलॉजी, जिसे ओकियोलॉजी भी बोलते हैं, इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। इकोलॉजी जो है एक अध्ययन है ऑर्गेनिज्म का जिस संबंध होता है पर्यावरण से। इकोलॉजी एक ऐसा स्टडी है, ऐसा अध्ययन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जीव का संबंध होता है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से। ओके ब्रदर, तो इसमें प्रॉपर आप अगर और भी ज़्यादा लिखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, द वर्ड इकोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से आया है, नेमली ओइकोस एंड लॉगस। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड, प्लेस टू लाइव और हैबिटेशन, लोगस मीन्स स्टडी, डिस्कोर्स टू डिनोट एंड डील विथ द ऑर्गेनिज्म एंड इट प्लेस ऑफ लिविंग एट होम। अच्छा,
वही चीज़ें हैं। इकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगस से, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड, घर में रहना या हैबिटेशन वास स्थान पर रहना और स्टडी करना, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो जिस स्थान पर रहना है, जिस स्थान का मतलब है क्या, पर्यावरण में रहता है, तो उससे ही रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। ओके ब्रदर, इसमें और चीज़ें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इकोसिस्टम जान लेंगे, है ना। और मैंने एक चीज़ बता दिया आपको कि प्रॉपर कोई भी चीज़ पूछे इको सिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में डिफिनेशन आप लिख देंगे। ओके, देखिए इकोसिस्टम क्या है, दिस अप्रोच हैज़ द व्यू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट आर इंसेपरेबली इंटररिलेटेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, सिस्टम जहाँ वर्ड लग गया ना वहाँ पे इंटरकनेक्टेड हैं, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, वही बातें हो रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द system resulting from the integration of all the living and non-living okay, living and non-living actors of the environment। ये फैक्टर है भाई, कितना मिस प्रिंट करेंगे ये सब, कोई ना, हो जाता है। तो भैया इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग जो भी थिंग्स हैं उनका एक वे में सही से रहना एक साथ, उसी के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ओके ब्रदर, चलिए, तो ये आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें बहुत ये नहीं है कि फार्मूला है तो आप सही लिखना है, चाहे ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, देखिए पहलू, पारिस्थितिकी तंत्र की पहलू। ओके, द इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एनी स्पेशियल और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग सबस्टेंसेस इंटरेक्टिंग टू प्रोड्यूस एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स। अच्छा, इकोसिस्टम जो है परिभाषित किया जा सकता है कि स्पेशियल मतलब एक इकाई है, एक संगठन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या सबस्टेंस से मिलके बनता है ना, जिसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स वगैरह होता है। जैसे कि क्या है, मछली वगैरह पानी में रह रही हैं, पानी क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो ये सब चीज़ें हैं तो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, इसी को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है इसमें, फंक्शनल हैबिटेट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है आपको, की पॉइंट में बताते जाऊंगा, आप कुछ चीज़ें पढ़े हैं और यहाँ पे समझिए मैटर को। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के घटक क्या क्या हैं, किस किन चीज़ों से मिलकर इकोसिस्टम बना हुआ है। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये पूरा लिख दीजिएगा, जब भी इकोसिस्टम के बारे में पूछे तो एकदम बढ़िया धड़ल्ले से लिख दीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, और कभी भी ये पेपर में जानते रहिए, अगर आपको पार्ट 2 या क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो 2 ही लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, मैटर, एक मिनट बता रहे हैं भाई, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे आंसर नंबर 2 का ए बी सी करके, जैसे ए बी सी दिया रहेगा, इन तीनों में से 2 करना रहेगा, तो आपको 2 का ए आ रहा है तो ऐसे बस आंसर डालिए 2 का ए, और उसके बाद पूरा धड़ लिख दीजिए। पहले से आ रहा है तो एकदम सीक्वेंस से लिख दीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो आप जानते रहिए पहले जो 2-3 क्वेश्चन है वो एकदम बढ़िया से लिखिए आप। ओके, चलिए देखिए इसमें क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में क्या आता है, अजैविक घटक में, एबायोटिक का ही मतलब होता है अजैविक, मतलब जो जीव नहीं है, और बायोटिक मतलब जीव जो जैविक होते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ये इकोलॉजी में कैसे भैया ये रोल अदा करते हैं इकोसिस्टम में या इकोलॉजी में। फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय, टेम्परेचर रहना चाहिए, आपको पता है। देखिए पहले ही हम लोग इकोसिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से मिला हुआ जो इंटरेक्शन है आपस में एकदम प्रॉपर साथ में रहते हैं। तो भैया टेम्परेचर चाहिए जीवों को, ह्यूमिडिटी आर्द्रता नमी चाहिए, प्रकाश चाहिए, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो भोजन बनाते हैं, तो उसके लिए प्रकाश चाहिए, एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय दाब वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर, ये सब चीज़ चाहिए। थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ लेकिन ठीक है, मैनेज करिए चीज़ों को। स्पीड आप स्लो कर सकते हैं और चीज़ों को लिख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो पेन कॉपी लेके बैठिए आप। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, नाइट्रोजन्स हैं। ओके, अब आता है बायोटिक कंपोनेंट्स में, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर मतलब उत्पन्न करने वाला, जैसे कि प्लांट्स वो खुद से ग्रो करते हैं पानी वगैरह लेके और हमको भोजन देते हैं। कंज्यूमर एनिमल जैसे कि जानवर हैं, इंसान है, ये सब कंज्यूमर हो गए। डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, आपको कल भी मैंने बताया था। बैक्टीरिया जैसे आपने रोड पे देखा होगा कि भैया कोई चीज़ मर गया, इंसान मर गया तो भैया उसका दाह संस्कार लोग करते हैं। जानवरों के लिए तो अभी इतना करुणा या ऐसा कुछ है नहीं हमारे अंदर, बहुत रेयरली कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना।
घर का कोई पालतू है तो भाई लोग दफनाते वगैरह हैं, लेकिन जब रोड पे होता है तो क्या होता है, या तो उसे चील कौवे खाएंगे नोच नोच के, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो पूरा एकदम अच्छे से खत्म कर दें। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे देखेंगे बदबू आने लगेगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह उस पर ग्रोथ करते हैं, रिएक्शंस करते हैं और उसको डिकम्पोज कर देती हैं, खत्म कर देती हैं रिएक्शन करके। तो ये चीज़ें मैटर है। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, देखिए क्वेश्चन में आपके पूछा भी था, इंपोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, है ना भैया। तो ये देखिए सब रिलेटेबल है, मैंने बता दिया पहले स्ट्रेटेजी, बिल्कुल घबराने का नहीं मामू। ओके, देखिए इंपोर्टेंस में क्या है भैया, इंपोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। थोड़ा पानी उन्नी पीते रहिए, मैं भी पी लूँ। जी, तो पहले तो हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे देयर आर मैनी इंपोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, है ना, ऐसे लिखना है, लाइनें आपको बढ़ेगी, लाइनें आपकी और अच्छी लगेगी। इकोसिस्टम स्टडी इंडिकेट द अवेलेबल सोलर एनर्जी एंड द इफिशियंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू ट्रैप द सेम। पारिस्थितिकीय तंत्र जो होता है ये हमें इंडिकेट करता है, हिंट देता है कि जो भी सोलर एनर्जी है, जैसे सूर्य ऊर्जा है, इसकी इफिशियंसी बनी रहे इकोसिस्टम में, इसको सेम तरीके से चलता रहे, ये सब चीज़ें पारिस्थितिकी तंत्र में ही आती हैं, है ना। जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, पेड़ पौधे हैं, है ना, तो वही तो एब्जॉर्ब करेंगे। तो यही बोल रहा है कि उसी के द्वारा हम पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा हम सोलर एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। हमारे कुछ जो अर्थ के मॉलिक्यूल्स हैं, मिट्टी हैं, ये सब एब्जॉर्ब करती हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो ये बोल रहा है इंपॉर्टेंस है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल एसेंशियल मिनरल्स एंड देयर रिसाइकलिंग पीरियड्स। इसके वजह से इको सिस्टम का अगर हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में पढ़ते वगैरह हैं, तो हमें ये पता चलता है चीज़ें कि क्या क्या मिनरल्स जो हमारे लिए आवश्यक हैं, अच्छे हैं, उसको रिसाइकलिंग कैसे किया जा सकता है। ओके, जैसे कि क्या है, लोहा आप निकाले, फिर वो कैसे वेस्ट न हो तो उसे रिसाइकलिंग करके फिर से गला वला के दूसरी चीज़ें बनाई दी जा सकती है। तो ऐसे नेचर में कैसे क्या चीज़ें करना है, ठीक है। ग्रास एंड नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम आर नोन। हमें पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे क्या चीज़ें उत्पन्न करना है, ये सब हम जानते हैं अगर हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसकी वजह से हम जान पाते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होता है हमारे इकोसिस्टम में, और प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन है, इसके बारे में हम जान पाते हैं चीज़ों को, है ना। इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द वेब ऑफ इंटरेक्शन इन इंटर रिलेशन अमॉन्गेस्ट वेरियस पॉपुलेशन एज वेल एज बिटवीन पॉपुलेशन एंड ए बायोटिक इन्वायरमेंट। अब देखिए छोटा छोटा सा ये सब लिख डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डिटेल में मैं बस समझा दे रहा हूँ, है ना, तो समझते रहिए बात को। ओके, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आप पढ़े भी हैं, नोट्स बनाए हैं, अगर नहीं नोट्स बनाए तो ये थोड़ा सा आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, और कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार, उससे आप कर लेंगे। डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम देखिए, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, रिड्यूसर है। रिड्यूसर वही डिकम्पोजर जो ख़त्म करता है। ओके, तो प्रोड्यूसर को डिफाइन करना रहे तो प्रोड्यूसर आर दोज फैक्टर विच प्रोड्यूस द एनर्जी और फूड फॉर द क्या कंज्यूमर। ओके, ये सब मैटर है प्रॉपर। चलिए इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं, और चीज़ें क्या है मैटर भैया। हाँ, तो आगे का जो क्वेश्चन का थोड़ा बहुत है, मैं ऐसे ओरली बता देता हूँ चीज़ें, क्योंकि बुक में नहीं दिए हैं। ये ठाकुर पब्लिकेशन का बुक है, इन्होंने सिलेबस के हिसाब से नहीं बनाया, इन्होंने अपना ही हिसाब किताब लगा के छाप दिया है बुक को, है ना। ठाकुर पब्लिकेशन का ही है ना भाई, हाँ उन्हीं का है, नहीं ज्ञान पब्लिकेशन का, सॉरी मेरे मुंह से निकल गई। अच्छा देखिए, तो हमने ये सब चीज़ें पढ़ लिया, इकोसिस्टम में क्या है, कंडीशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है। डेवलपमेंट के लिए क्या है भैया, अर्बनाइजेशन करेंगे आप, रोड वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलेबस में प्रॉपर बताया हुआ है, इरिगेशन सिंचाई वगैरह करते रहिए, जिससे क्या है मछली वगैरह भी, मतलब बहुत से लोग तो धानों में ही मछली रोपड़ भी करते, मतलब मछली का भी व्यापार कर लेते हैं, उसको पैदा करते हैं। अर्बनाइजेशन जो है, गांव से कितनी मात्रा में दूरी पे शहर होना चाहिए, या फिर शहर में कितने लोग बसने चाहिए, ये सब ध्यान देना है। रोड डेवलपमेंट प्रॉपर करना चाहिए, अदर इंजीनियरिंग, है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमें इकोलॉजी को हम डेवलप कर सकते हैं। ओके ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स अफेक्ट ऑन इकोलॉजी सिस्टम। अच्छा, कैसे मनुष्य की एक्टिविटीज जो है इफेक्ट करती है इकोसिस्टम को। तो वही जाहिर सी बात है भैया, डिफॉरेस्टेशन,
है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें हम जो कर रहे हैं, डेवलपमेंट फालतू, इसका मैं एक शॉर्ट्स बनाया हूँ, मैं कल भी बोला था, आज भी बोला हूँ, आप उसे देखिएगा जरूर। मैंने टेम्परेचर के ऊपर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग वीडियो बनाया है। मैं मेरे शॉर्ट्स भी आप देख सकते हैं, उसको प्रॉपर बहुत अच्छे मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट देने को, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पे, तो आप देख सकते हैं। ओके ब्रदर, हाउ मैन, तो कैसे भैया, तो यही है मैटर। आप पहले अब देखिए इकोसिस्टम है तो क्या मैंने बताया था, पहले आप डिफिनीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफिनीशन, फिर जो है भैया उसके टाइप्स लिख दीजिए, टाइप्स यानी कंपोनेंट, वही कंपोनेंट जो है बायोटिक, एबायोटिक, फिर इंपोर्टेंस के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप इकोलॉजिकल बैलेंस भी, अरे सॉरी, ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इससे नंबर नहीं कटेगा आपको कोई, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस, डिस्कस द फैक्टर विच मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अच्छा, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो भैया मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, तो वही प्रॉपर इरिगेशन वगैरह करेंगे आप, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस होते रहेगा। और व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस है तो इसको भैया आप बता सकते हैं, द इकोलॉजिकल बैलेंस इट्स मीन द विच एक्ट्स और फेनोमेनान और प्रोसेस बाय विच द इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम आर मेंटेन्ड प्रॉपरली टू लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना, निरंतर या फिर कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, कि ऐसा एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है या फिर घटना है जिसमें हम चीज़ें ऐसा कोऑर्डिनेशन करते हैं, समन्वय के साथ चीज़ें बनाते हैं, एक्ट करते हैं, ताकि कंटिन्यूअस जो है चीज़ें चलती रहें। ओके, उसी को इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं। जैसे कि अभी तेंदुआ आया था भोपाल में, इकोलॉजिक सिस्टम को ही मेंटेन करने के लिए वो आया था। ओके भाई यार, ये क्या बोलते हैं, फ़ोन इतना गर्म हो रहा है ना, अब क्या ही मैं बताऊँ, रोक रोक के वीडियो बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, पंखे वगैरह का हवा दे दे के, क्योंकि शूट करते वक्त हम नहीं पंखा चला सकते, नहीं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा इको करने लगेगा। ओके, तो अब देखिए शॉर्ट नोट ऑन बायोडिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, तो इन सब के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी, देखिए इसमें शॉर्ट नोट जो है बायोडिग्रेडेशन पे, बायोडिग्रेडेशन का मतलब आप जानते हैं, बायो मतलब जैविक और डिग्रेडेशन का मतलब टूटना, तोड़ना, खत्म करना, यानी जैविक चीज़ों को खत्म करना, सड़ाना, गलाना, यही सब चीज़ें हैं ना। ओके, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था वो बैक्टीरिया वगैरह जो बायोटिक ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी में बायोडाइवर्सिटी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ये सब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि मैटर है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मीन है भैया, लिखा है द variety and variability among living organism and the ecological complexes in which the occurs। अच्छा, ढेर सारे वैरायटी यानी अलग अलग प्रकार के, और वेरिएबिलिटी जो अलग तरीके के होते हैं भैया, उसमें ढेर सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसी को इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस बोलते हैं, और ये आपस में रहते भी हैं। सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो मैं समझी बात को, समझी क्या होता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है ना कि जैविक डाइवर्सिटी, विभिन्नता, जैव विविधता, यानी कि ढेर सारे अलग अलग प्रजाति के जीव जो है एक ही जगह पे जब रहते हैं तो उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बोल देंगे द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड और लाइव टुगेदर एट वन प्लेस, ठीक है ना, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। ओके, यहाँ पे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या स्तर है भैया, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से हो सकता है, जेनेटिक यानी कि देखेंगे आप हमारे ही घर में हम लोगों के देखेंगे, कोई काला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई सांवला हो जाता है, देखने को मिलता है ना, कोई छोटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, जाति के हिसाब से, जाति यानी कि कुत्ता बिल्ली अलग अलग प्रजाति होता है ना भैया। ओके, कम्युनिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि आप बाघ, तेंदुआ, चीता, ये सब देखेंगे कहीं ना कहीं एक इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, ये स्पीसीज एक ही है कहीं ना कहीं। कम्युनिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हो गया ये क्वेश्चन का शॉर्ट्स आंसर। तो बायोडाइवर्सिटी के में लिख दीजिएगा कि फिर ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, या फिर इसके फ़ायदे लिख सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से फ़ायदे क्या होता है, इकोलॉजी मेंटेन रहता है, इकोसिस्टम मेंटेन रहता है ना। तो ये से टॉपिक बना के आपको लिख डालना है बस, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से बोल रहा हूँ, घबराएंगे तो कुछ ना कर पाएंगे ब्रदर, तो ये ध्यान रखिए चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैटर क्या है, अगला टॉपिक हमारा जो है देखिए यहीं पे ये भी आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप रोक रोक के पढ़ करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। रफली अगर आप लिख देंगे ना भाई, तो
पक्का बता रहा हूँ, उसको आप इस टाइम लिख दीजिए और सुबह में रिवाइज करके चले जाइए, आपका पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा, अगर आप तक आज तक भी नहीं पढ़े हैं तो भी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरत है भैया, तो वही बताया ना मैं कि इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए पूरा, ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज द नंबर ऑफ इन लार्ज स्पीसीज फ्लोरा एंड फना स्टेप्स हैव बीन टेकन प्रोटेक्टेड मैनेज टू द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री इन इंडिया। अगर सब चीज़ें मेंटेन रहेंगी प्रॉपर भारत में, वन्य जीव वगैरह, तो उसकी वजह से चीज़ें अच्छा चलेगा हमारे देश में। ओके, ये भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या है भैया, इसके उद्देश्य क्या है, जैसे कि लिखा है टू प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिट थ्रू कंट्रोल्ड लिमिट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीसीज। जो भी प्रजातियां हैं जानवरों की, उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण ना किया जाए, उनको मारा काटा ना जाए, उनको सताया ना जाए। ओके, ये जो है उद्देश्य है अपना कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, संरक्षण करने का उद्देश्य है। टू मेंटेन द वायबल नंबर ऑफ स्पीसीज इन प्रोटेक्ट एरिया, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा। ठीक है, हमें मेंटेन करना है संख्या वगैरह ये सब चीज़ें। ओके, टू स्टेबलाइज बायोस्फीयर, जैव मंडल जो बोलते हैं, जैव मंडल जहाँ पे जीव रहते हैं, जैसे कि हमारे आसपास जो भी हमारा पानी है, तालाब है, हवा है, इसको जैव मंडल बोल देते हैं। रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, प्रोटेक्शन थ्रू लेजिस्लेशन, हम अधिनियम के तौर पे भी, जो अभी हमने क्वेश्चन सेट किया था उसके हिसाब से भी हम अपना इसमें चीज़ें लागू कर सकते हैं और लोग जीवों को बचा सकते हैं। ओके, अब इसमें आता है दो चीज़ें हो गई भैया, बायोडिग्रेडेशन नहीं, बायोडाइवर्सिटी हो गया, बायोडिग्रेडेशन बचा हुआ है, सॉरी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए जी। बायोडिग्रेडेशन देखिए, बायोडिग्रेडेशन इज द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ए सबस्टांस इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और न्यू कंपाउंड। दिस इज द की प्रोसेस बाय विच बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर ब्रोकन डाउन इन द इन्वायरमेंट। ये भैया हटो ना, कीड़े महाराज हटिए, थोड़ा सा पढ़ लेने दीजिए भाई। तो देखिए बायोडिग्रेडेशन एक ऐसा एक्शन है, प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है डिकम्पोज करके सबस्टांस को, यानी कि तोड़ दिया जाता है सरल रूप में, जैसे कि ढेर सारे केमिकल्स का मान लीजिए ऐसे कुछ है, मान लीजिए CH2 CH3 CH2, फिर यहाँ पे भी क्या होगा CH3, तो ये एक मान लीजिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसको तोड़ दिया भैया ऐसे CH ऐसे, मतलब अलग अलग फॉर्म में तोड़ दिया है ना, तो इसको बायोडिग्रेडेशन बोल देते हैं, केमिकली जो है तोड़ देना प्रॉपर बढ़िया से। ओके, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो नए एलिमेंट में तोड़ देना। ओके, दिस इज द की प्रोसेस। जी हाँ, तो ये पूरा मैटर है कि बायोडिग्रेडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व टू डिकम्पोज द कम्प्लेक्स केमिकल्स और कम्प्लेक्स सबस्टांस टू सिंपलर फॉर्म, है ना, कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बना देते हैं। ऐसे आप थोड़ा सा एरो दिखा के दिखा सकते हैं चीज़ें, जैसे कम्प्लेक्स सबस्टांस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, बनाएगा क्या ये सिंपल सबस्टांस, समझ गए बात। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी आप करेंगे ना, आपका बहुत पेपर एकदम यूनिक हो जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, यहीं पे आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब पढ़ेंगे हम लोग। डिग्रेडेशन का ये मतलब था टाइप्स इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिज्म, देखिए वही सब चीज़ें, बैक्टीरिया फंगी है वेरी डाइवर्स मेटाबॉलिज्म, जो बैक्टीरिया और फंगी मेन जो है, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है भाग लेते हैं। ओके, बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे देखिए लिखा है थोड़ा सा, बायोडिग्रेडेबिलिटी डिस्क्राइब हाउ इजिली सम टाइम ब्रेक डाउन रिजल्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखिए एबिलिटी वर्ड, योग्यता, यानी बायोडिग्रेडेबल कोई चीज़ में कितना योग्यता है डिग्रेडेबल होने का। जैसे कि आप देखेंगे पपीता का पेड़ देखे होंगे, पपाया ट्री, वो इतना पानी टाइप का ऐसा रहता है ना, अगर आप उसको काट के, कभी आप लोग खेती होती किए होंगे या फिर मतलब जिसके यहाँ रहा होगा, उसको काट के अगर रख देंगे ना, वो देखेंगे 2-4-10 दिन में ही खत्म हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। उसमें बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। और वहीं पे अभी अमरूद का पेड़ क्या होगा, वो तो नहीं भैया इतना जल्दी सड़ गल जाएगा, समझ रहे बात। तो ये बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है। ओके, हाउ इजिली समथिंग ब्रेक डाउन रिजल्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, तो ये पूरा मैटर होता है बायोडिग्रेडेबिलिटी का या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का। ओके, यहाँ देखिए
ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इसी में आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, और इसी में अब देखते हैं आगे। जी हाँ, यहीं पे ग्लोबल वार्मिंग देख लेंगे हम। ग्लोबल वार्मिंग देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज द फेनोमेनन ऑफ ए gradual increase in the temperature near the earth surface. This phenomena has been observed over the past 1 or 2 centuries. ग्लोबल वार्मिंग जो है एक ऐसी घटना है जिसमें ग्रेजुअली मतलब निकट तापमान में क्रमिक मतलब निकट तापमान में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि ये नहीं है कि अभी इस समय कितना 40 के करीब मान लीजिए चल रहा है टेम्परेचर, तो ये नहीं है कि 40 से सीधे 80 हो जाएगा, नहीं, 40 से 41 होगा या 40.5 हो गया, 5 हो गया, है ना, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते भैया दिक्कत होने लगी है, अब ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया है लगभग 1 या 2 सेंचुरी से, है ना। दिस चेंज हैज़ डिस्ट्रीब्यूट द क्लाइमेट पैटर्न ऑफ द अर्थ। ये भैया इसकी वजह से पूरा अर्थ का क्लाइमेट पैटर्न ही बदल रहा है। कभी बारिश ज़्यादा हो रहा है, तो कभी ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है ना, ये सब एकदम बदल ही गया है कहीं ना कहीं। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें हैं मैटर भैया, दिक्कत तो है बहुत ज़्यादा। तो यहीं पे देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे भी लिखा है, सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड टोटली बाई लिटिल मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस और अबाउट 2 डिग्रीज, अच्छा, फ़ारेनहाइट। देखिए, लगभग जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ इंडस्ट्री वगैरह की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हो गया ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे। तो ग्लोबल वार्मिंग के अब यहीं पे नुकसान लिख देंगे आप, क्या डिसएडवांटेज लिख देंगे ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है, ऐसे पॉइंट। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर आर इंक्रीज। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है जो बायोलॉजिकल जो है बायो लिविंग जो भी जीव हैं वो सब मर रहे हैं, है ना, तमाम डिजीज़ बढ़ रही। तो ऐसे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आपको शॉर्ट्स नोट में ये नहीं सोचना कि क्या लिखे हैं क्या लिखे हैं, बिल्कुल नहीं, हेडलाइन डालिए और लिखे जाइए, छाप दीजिए एकदम। ग्रीन हाउस इफेक्ट अब बचा हुआ है भैया, थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम लोग। कहाँ हो भैया ग्रीन हाउस जी, आप भी आ जाइए। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी देखिए यहीं पे लिख सकते हैं आप, इसके डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज़ ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल का यूज हो रहा है उससे धुआं वगैरह निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ये जो CFC बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC वगैरह से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, इसके बहुत नुकसान हो रहे हैं, है ना, ऐसे पॉइंट वाइज लिख डालेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रफिंग करते जाइए, एग्रीकल्चर, ओवर पॉपुलेशन, ओके, नेचुरल काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वेलकनो यानी कि ज्वालामुखी की वजह से वाटर वेपर, जो पानी जो है भाप बन के उड़ता है, मेल्टिंग फॉर परफॉर्मेस्ट ग्लेशियर, जो भी ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं, जो जगह जगह पे बर्फ़ जहाँ पे ढकी पड़ी है वो पिघल रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगल की आग होती है, सोलर एक्टिविटीज़, सौर गतिविधि यानी कि धूप की वजह से। ओके, इफेक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग का जानते हैं भैया, रेजिंग टेम्परेचर, यही देखिए नुकसान क्या क्या है। रेजिंग टेम्परेचर, थ्रेट ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए घातक हो जाएगा, यानी कि जीव जो है मरने लगेंगे भैया, जाहिर सी बात है, नदी वदी में जब पानी गर्म होगा तो भैया जीव मरेंगे। क्लाइमेट चेंज बदलेगा ही। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं। हाई मोर्टेलिटी रेट, जो है मरने की दर बढ़ रही है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो भी लोग हैं वो ज़्यादा जगहों पे अब रह नहीं सकते, ये दिक्कतें हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ओके, अब यहाँ पे हम आएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे अब। इन द लेट 9000 रिसर्चर्स रियलाइज दैट द वर्ल्ड मे बी गेटिंग वार्मर। लगभग 1900 से ही रिसर्चर, जो भी खोज करने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा महसूस करना शुरू किया, जिन्होंने ध्यान दिया, जिन्होंने डाटा जो हम लोगों को मिलता है कि हाँ, ये इस अध्ययन के द्वारा बताया गया है कि जो वर्ल्ड है, विश्व जो है गर्म हो रहा है धीरे धीरे। ओके, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, सीधे समझिए आप, आसान भाषा में मैं अभी बताता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ आप समझते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे सन है, ओके, यहाँ पे आपका पृथ्वी है, आपका नहीं सबका, ओके, हर जीव का भी हक है। तो यहाँ से जो रेडिएशन आते हैं ना भैया, तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कुछ प्लांट के द्वारा, कुछ इसके द्वारा आ रहे, पृथ्वी पे जो भी सॉइल है, चट्टान है ना, पत्थर वगैरह, स्टोन्स, इसके द्वारा घर जो बनाए गए हैं आपके हमारे सब,
इसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कुछ एयर में सस्पेंडेड रह जाते हैं हीट मॉलिक्यूल, जो डस्ट वगैरह के साथ, ऐसे तमाम जो है इसमें एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो जब एब्जॉर्ब तो होता है, लेकिन ये होता क्या है, ये जब रात होती है तो फिर से रिटर्न नहीं जा पाता है पॉल्यूशन की वजह से। क्योंकि पॉल्यूशन क्या करता है, एयर पॉल्यूशन एक जो है लेयर की तरह बना लिया है ना। जब गैस की मात्रा ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो एक लेयर के रूप में फॉर्म हो गया है, मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो ये क्या होता है, वापस नहीं जा पाता है। तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है कि घर में गर्मी बढ़ रही है। घर यानी कि हमारा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जैव मंडल, समझ गए बात। तो ये मैटर हो रहा है पूरा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप इसको लाइन बाय लाइन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल phenomenon that play a central role in determining the earth climate। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक घटना है, जिसके वजह से हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट जो है ये भी निर्धारित किया जाता है कि यहाँ कैसा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, बारिश होगी, नहीं होगी। द हार्ड सरफेस ऑन द सन रेडिएस हीट एंड लाइट एनर्जी। जो भी सन है उसकी वजह से एनर्जी तो आती है वापस। सेवरल गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट बट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। देखिए बहुत सी गैसेज जो है ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ट्रांसपेरेंट तो होती है, हमें दिखता नहीं है कि अरे कोई गैस की वजह से परत नुमा है, लेकिन वो एब्जॉर्ब कर लेती है। Okay, this allows sunlight pass through the atmosphere and be absorbed earth surface. This energy is again radiated and as heat energy which is absorbed by the gases। अच्छा, हीट एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब की जाती है गैसेस के द्वारा। एज द इफेक्ट इज सिमिलर इन नेचर टू व्हाट हैपेंस इन ए बॉटेनिकल ग्रीन हाउस। ठीक है, ये सब चीज़ें इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ओके, चलिए, ये सब चीज़ें मैटर है, समझ गए आप। और देखिए इसमें गैसेस कौन कौन से मेजर गैसेस हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFS जो है, मेथेन जो है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इन सभी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ी रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। सब इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ओके, और उसी में लास्ट जो टॉपिक था 60 नोट का, एसिड रेन। एसिड रेन क्या है भैया, एसिड रैन, रैन मतलब तो आप समझते हैं बारिश होना, पानी का धरती पे गिरना बार आसमान से। लेकिन एसिड कहाँ से आ गया उसमें, तो एसिड क्या है, जो हमारा पोल्यूशन है ना भैया, उसी की वजह से एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे ऊपर जो है रिएक्शन होके, और उस वही जो बारिश के साथ जब नीचे आता है तो उसी को हम एसिड रेन बोल देते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं एसिड रेन इज अ फेनोमेनन वाज आइडेंटिफाइड इन विच द एसिड्स या क्वांटिटी ऑफ एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड आर रेन्ड on the earth is known as acid rain। देखिए, एसिड रेन लिटरली मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड इन रेन वाटर। जो बारिश का पानी है उसमें अगर ज़्यादा मात्रा में एसिड है तो उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। एसिड प्रेसिपिटेशन इज मिक्सचर ऑफ स्ट्रांगली मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड इन सम लोकेशंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट यूजुअली हैज pH ऑफ देन 5.6 वैल्यू डिस्टिल्ड वाटर इन इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा भैया, तो इसमें क्या होता है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl भी कहीं कहीं कभी कभी बरसता है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड इन द रेन वाटर। अच्छा, जो अम्ल है वो वर्षा जल में कैसे है, तो देखिए एसिड रेन प्रॉब्लम इज अ रिजल्ट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। ये जो है मानव के द्वारा वृद्धि वगैरह डेवलपमेंट के ही चक्कर में ये ज़्यादा बढ़ रहा है एसिड रेन प्रॉब्लम। मोस्ट एसिड कम फ्रॉम द कार्स, होम्स, इंडस्ट्री, पावर स्टेशन, बट सम शेयर इज। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में तो कार, घर से, इंडस्ट्री से, इन सब जगहों से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ शेयर जो है हमारे भैया नेचर का भी है कुछ मात्रा में, जैसे कि वेल्कनो, ज्वालामुखी से, प्लेकेंट्स, स्वैम्प्स, दलदल वगैरह जो होती है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो फार्मेशन ऑफ एसिड ये कभी कभी पूछता भी है, तो इसका कोई बहुत मीन नहीं है। जैसे रिएक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है SO2 बन जाता है ना, ये सब चीज़ें जो है बन रहा है और इसके वजह से हो रही है चीज़ें। ओके, अब एसिड रेन का इफेक्ट क्या होगा, देखिए डैमेज ऑफ एक्वाटिक लाइफ, यानी जलीय जो भी जीव हैं वो मर जाएंगे सीधे सीधे, है ना, मछली वगैरह ये सब मर जाएंगी। क्यों, प्लांट, एक्विटिक, इंसेक्ट, ये सब चीज़ें, pH लेवल बढ़ जाएगा, एडल्ट फिश डाई, देखिए ये सब चीज़ें, थ्रोट सैल्मन, गेम फिश, एसिडिटी, ये सब बढ़ेगा, दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा डिफॉरेस्टेशन ऑफ बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स। अच्छा, डिटेरियोरेशन है, डिफॉरेस्टेशन नहीं, सॉरी, जो भी क्या बोलते हैं इमारतें हैं वो उनका क्षरण होने लगेगा। एसिड में बहुत भैया कैपेसिटी होती है चीज़ों को गलाने वगैरह की ना, है ना, रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे ताजमहल का
भी दिक्कत हो रही है, सफ़ेद है उसको वो ज़्यादा रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह से। मोबिलाइजेशन ऑफ टॉक्सिक मेटल, जो भी टॉक्सिक मेटल है हानिकारक वो अब इकट्ठा हो जाएंगे, हमें दिक्कत करेंगे। डैमेज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, जो फॉरेस्ट है जंगल है उसकी प्रोडक्टिविटी को ये नुकसान पहुंचाएगा, बढ़ेंगे नहीं। विजिबिलिटी रिडक्शन, हमें दृश्यता की कमी यानी कि वातावरण में हमें दिक्कत होने लगेगी देखने वगैरह में। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये अगला क्वेश्चन आएगा, अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसका क्या मतलब होता है? तो सीधे सीधे मतलब तो होता है कि भैया कि ओजोन लेयर का क्षरण होना यानी कि ख़त्म होना। तो ओजोन लेयर का अगर बात करें तो ओजोन लेयर इट इज़ अ टाइप ऑफ लेयर विच आर प्रेजेंट इन आवर स्फेयर, है ना, मंडल में हमारे ये प्रेजेंट होता है, मतलब आसमान में। सीधे सीधे आप बस ये विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज विच कम्स फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है ना, ये जो भी सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे प्रोटेक्ट करती हैं हमें। ओके, तो ये ओजोन लेयर है। और इसका डिप्लेशन क्या है भैया? प्रदूषण के कारण इसके डिप्लेशन हो रहे हैं। और ये बना किससे होता है? ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है भैया, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है ओजोन लेयर। ओके, और ये भी किसके वजह से डैमेज हो रहा है? वही कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनकी वजह से ये डैमेज हो रहा है। ओके ब्रदर, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हम लोग देखते हैं भैया क्या मैटर है। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट्स में और मैं फास्ट खींचूंगा चीज़ों को, मतलब टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। हाउ डज इफेक्ट एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजेशन एग्रीकल्चर और बायोस्फीयर? तो ठीक है भाई, पेस्टिसाइड में बायोस्फीयर के बारे में बता दीजिए। बायोस्फीयर इट मीन्स द विच एरियाज वेयर द एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइव। ओके, और एक्सेसिव पेस्टिसाइड, तो ये जनरल सी बातें सब लोग जानते हैं। पेस्टिसाइड क्या है, इसको डिफाइन करिए पहले। पेस्टिसाइड आर द, हेडलाइन ऐसे डालते जाइए, पेस्टिसाइड आर द केमिकल विच आर यूज टू किल द इंसेक्ट्स। ओके, फर्टिलाइजेशन को फिर डिफाइन करिए। फर्टिलाइजेशन इज केमिकल विच आर formulated by the chemical reactions which are used to improvement the productivity of our crop, जो भी हमारे फसल वगैरह हैं उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसका एक्सेसिव यूज़ जब हम करें ज़्यादा मात्रा में तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो पेस्टिसाइड से क्या होगा भैया? हमारा सॉइल पोल्यूशन होगा, मिट्टी में पोल्यूशन होगा, है ना, ये सब चीज़ें होंगी, दिक्कतें होंगी। तो पॉइंट वाइज लिख डालिए। फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या लिखेंगे? फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है? एडाप्टेबिलिटी खत्म होती जा रही है। जो मिट्टी में क्या है, एक बार जैसे क्या होता है ना, आदत पड़ना, एडिक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं उसको। अगर आप एक बार खाद डाल दिए फिर दोबारा नहीं डालेंगे तो वो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी होगी ही नहीं भैया। तो ये मैटर है पूरा, है ना। ओके चलिए अब आते हैं चैप्टर 2 पे भैया। चैप्टर 2 यानी कि पोल्यूशन, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आर कम्स इनटू द इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ओके ब्रदर, चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। थोड़ी चीज़ें इसमें भी देखिए, सेम चीज़ें हैं। अगर वाटर पोल्यूशन जैसे पहली बात हो रही है तो वाटर पोल्यूशन जहाँ भी वर्ड आ गया तो उसको डिफाइन करिए, उसके सोर्स लिखिए, उसके फायदे नुकसान लिखिए। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, वो टॉपिक तो लिखेंगे, मतलब हेडलाइन अलग अलग डाल के लिख दीजिए, आपका पूरा क्वेश्चन कवर्ड हो जाएगा और प्रॉपर आप 2 पेज 3 पेज तक लिख सकते हैं। ओके ठीक है भैया। तो जैसे कि लिखा है, डिफाइन पोल्यूशन, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फैक्टर काज द वाटर पोल्यूशन। बात एक ही है, चाहे सोर्स लिखो या फिर फैक्टर जिसकी वजह से हो रहा है पोल्यूशन, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 2 टर्म ये थोड़ा सा अलग है, COD BOD। COD और BOD ये क्या है? हाउ डज डिटरमाइन द पोल्यूशन वाटर। अगर वाटर में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इसी वजह से कैसे हम डिफाइन करते हैं। जैसे BOD क्या है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ जाता है, जैसे कि जब वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा तो उसमें जो है बहुत ढेर सारी चीज़ें आएंगी, तो उसमें जो है डिग्रेडेशन भी होगा, डिग्रेडेबिलिटी भी पाई जाएगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। जैसे कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं जो ऑक्सीजन का यूज करती हैं, तो वो जब वर्क करेंगी ज़्यादा, मतलब डिग्रेडेट करेंगी चीज़ों को, तो वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का डिमांड भी होगा चीज़ों को वहाँ पे जीवित रहने के लिए, क्योंकि अदर केमिकल्स भी आए हैं तो टॉक्सिसिटी भी बढ़ रही है। ओके, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे भी है कार्बनिक ऑक्सीजन डिमांड, केमिकली ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, तो ये डिफिनीशन थोड़ा सा आप लिख देंगे आप। और इसकी वजह से वही बस जब ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है तो उसी की वजह से हम समझ पाते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो गया है। ओके, तो चलिए इसमें देख लेते हैं चीज़ें क्या है भैया पोल्यूशन में।
Pollution may be defined as an undesirable change in the physical, chemical and biological characteristic, air, water and land that may be harmful human life and other animals. ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था कल के वीडियो लेक्चर में भी कि जब कोई भी अनडिजायरेबल और अनवांटेड चीज़ें जो है एक मात्रा से ज़्यादा बढ़ जाएं हमारे इन्वायरमेंट में तो उसे ही हम पोल्यूशन कह देते हैं। जैसे गैसेस तो हमारे पता है आपको, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट है हमारे एयर में, लेकिन उसी की मात्रा जब बढ़ने लगती है तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही बात है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है द एजेंट दैट पोल्यूट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है उसे पोल्यूटेंट बोलते हैं। Pollution is the effect of undesirable change in the surrounding that have harmful effect on the plant, animal and human beings। ठीक है, अनडिजायरेबल जो हम सोच भी नहीं सकते वो चेंज अगर हो जाए हमारे चारों तरफ यानी इन्वायरमेंट में, उसे ही हम पोल्यूशन भी बोलते हैं भैया, जिसकी वजह से प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग इन सबको नुकसान पहुंचता है। ओके भैया, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे पोल्यूटेंट, जैसे कि डिपोजिटेड मैटर होता है, गैस होता है, मेटल होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर है, ये सब चीज़ें हैं। आते हैं फिर अगले चीज़ों पे हम अपने मेन टॉपिक पे वाटर पोल्यूशन पे। सिलेबस के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, ये हमारे सिलेबस में भी दिया था। ओके, और नेचुरल सोर्स, यहीं पे देखिए कॉमन चीज़ें समझ लीजिए। नेचुरल सोर्स जो है क्या क्या है आपके पोल्यूशंस के, और मैन मेड सोर्स क्या क्या है। तो नेचुरल सोर्स में है स्मोक है, ट्रेस गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, वल्कन एस, डस्ट एंड स्टॉर्म्स, आंधी तूफान जो उठता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, और बैक्टीरिया, सीड्स, पोलन, स्पोर्ट्स, इनके वजह से भी ये नेचुरली सोर्स हैं। और मैन मेड क्या है, इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स है, थर्मल पावर प्लांट पार्टिकल्स है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टेड है यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ वगैरह हैं, मैराइन एग्जॉस्टेड है, मैराइन यानी खनिज, जब खनाई वगैरह होता है, खनन विभाग सुने होंगे आप। एयरक्राफ्ट एग्जॉस्टेड पार्टिकल्स, एयरक्राफ्ट जो हेलीकॉप्टर या जहाज उड़ते हैं तो उसमें से जो धुआं वगैरह निकलता है उसकी वजह से। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो न्यूक्लियर बम बनाया जाता है या फिर उसको अगर कभी फोड़ दिया जाए तो उसके वजह से जो हो रहा है, ये मानव मेड है सब। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड अभी डिस्कस किए हैं। ओवर अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में रहना, यानी कि एक जगह से जब दूसरी जगह लोग शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन होगा ही भैया, जाहिर सी बात है। ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या, ये मेन मैटर है पोल्यूशन का। डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग्स, इसकी वजह से होता है। मेडिकल वेस्टेज एंड ग्रेवेज, कचरा, इन सब की वजह से आपका पूरा पोल्यूशन का सोर्स होता है। ओके, ये पूरा मैटर हो गया। और यहीं पे अगर जानते हैं एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन पोल्यूशन, लोगों का क्या भूमिका है पोल्यूशन को रोकने में। तो देयर आर मोस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काज्ड बाय द ह्यूमन एक्शन ऑन द इन्वायरमेंट, बहुत ढेर सारी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, ये मनुष्य के ही द्वारा ही पर्यावरण में किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे मैटर क्या है, तो कैसे कैसे रोक सकते हैं, लिखा है भैया द फॉलोइंग मेथड्स आर फॉलोइंग स्टडीज विच आर यूजफुल। Masses at personal level up should determine to the consume optimal level of resources with the would lead comfortable life। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि हम कम से कम ऑप्टिमम लेवल पे रिसोर्सेज यूज करें, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है आसानी से चल सके। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल रूम रिमेन प्रॉपर एज अवॉइड इंट्रोडक्शन हार्मफुल गैसेज एंड पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें हम जानना पड़ेगा। डेवलप एक्सपेक्ट रिवरेंस फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ, हमें जीवन के सभी रूपों को सम्मान से देखना पड़ेगा कि हाँ भैया जानवर भी जी सके, पेड़ पौधे भी रहे, हम भी रहें, ये सब ध्यान देना पड़ेगा ना। ट्राई टू प्लांट ट्री वेयर एवर द कैन, मोर इम्पोर्टेंटली टेक केयर ऑफ देम। अच्छा, प्लांट वगैरह इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ भैया ये भी सब रहे प्लांट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहे हमें, है ना। फिर लिखा है फ्रॉम द मेल यू रिसीव यूज मैनी इनवेलप दैट यू कैन यूज। अच्छा, बहुत से लिफाफे वगैरह इन सब का आप यूज़ दोबारा कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन ना फैले, रिसाइकलिंग जिसे बोलते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, फर्नीचर, डोर्स, विंडो फ्रेम, ये सब जो है हमें यूज़ करना चाहिए, जो कि बार बार ऐसा यूज़ करें कि बार बार ना हमें ख़रीदना पड़े, एक बार बनाइए, थोड़ा सा ढंग से बनाइए, क्योंकि पेड़ काटेंगे आप बार बार तो दिक्कत होगी। शट ऑफ द लाइट एंड फैंस व्हेन नॉट नीडेड, जो भी लाइट है, फैंस है, इसको बंद रखिए जब अगर ज़रूरत ना हो। क्यों कहेंगे, अब इससे क्या हो रहा है भैया, अगर आप जब लाइट जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ पे बहुत ढेर सारी पानी जो है यूज़ होता है, ये सब चीज़ें वेपर फॉर्म में बनता है, ये सब दिक्कतें होती हैं ना। तो ये सब चीज़ें मैटर है। यूज रिचार्जेबल बैटरीज, हमें बैटरी का उपयोग करना चाहिए जो चार्जेबल है ना, ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ठीक है, ये मैटर था पूरा। अब वाटर पोल्यूशन थोड़ा सा है, जो वाटर पोल्यूशन यहाँ पे, तो वाटर पोल्यूशन वही डिस्कस करेंगे। इन वाटर द अनवांटेड मटेरियल्स आर इंटर्ड देन द वाटर आर पोल्यूटेड। ओके, यहाँ पे जैसे कि
अगर सोर्स या फिर काजेज देख लिया जाए, जो यहाँ पे लिखा था फैक्टर, काजेज या फिर सोर्स, तो वही है स्वेज सोर्सेज यानी कि जो गंदी नाली वगैरह का पानी वगैरह है, इंडस्ट्रियल एलिमेंट सोर्सेज, एग्रीकल्चर सोर्सेज, पेस्टिसाइड सोर्सेज, थर्मल एलिमेंट सोर्सेज, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म सोर्सेज, ये सब चीज़ें हैं। ओके, फिर यहाँ पे मिनरल आयल सोर्सेज है, ग्राउंड वाटर सोर्सेज है, मैराइन है, ये सब चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग है, इसके वजह से हमारे पूरे वाटर पोल्यूशन हो रहे हैं। ओके, ये भैया हो गया वाटर पोल्यूशन के बारे में। ओके, और देखिए इसी में क्या है, रेमेडीज कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, यहीं पे देखिए जैसे कि लिखा है ना, एक्सप्लेन द प्रोसेस प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर इनटू प्योर वाटर, वेस्ट वाटर को प्योर वाटर में कैसे बदलना है, तो वो चीज़ें कैसे, रेमेडीज यानी कि जल प्रदूषण के उपचार कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें। तो म्यूनसिपल या म्यूनसिपालिटी आपने सुना होगा, नगर निगम जो बोलते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वो कैसे ट्रीटमेंट करें, ठीक है। वो भैया बड़े बड़े फिल्ट्रेशन टैंक बैठाएंगे चीज़ों को, जिससे करेंगे। तो आप हेडिंग डाल के प्रॉपर लिख देंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको, हेडलाइन दीजिए, डिफिनेशन दीजिए, उसके टाइप्स लिखिए, सोर्स लिखिए, उसके बाद जो मेन टॉपिक है उसके प्यूरिफिकेशन के बारे में लिख दीजिए कि बाय द फिल्ट्रेशन मेथड। बात खत्म। ओके, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसको भी ट्रीट करेंगे हम लोग प्रॉपर, कूलिंग पॉन्ड्स, मैन मेड बॉडीज वाटर डिज़ाइन, इन सब के द्वारा हम अगर गर्म पानी जैसे है केमिकल जो है रिएक्शन के द्वारा बाद तुरंत जो बहा दिया जाएगा नदियों में, नालों में, बहुत ढेर सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, जिससे वजह से कीड़े मकोड़े अगर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं तो वो क्या है, हमारे डिकम्पोजर हैं भैया, सड़ाते गलाते हैं चीज़ों को, तो वो रहेंगे नहीं तो गलाएगा कौन, तो ये ज़रूरत है उनकी, है ना। ओके, ठीक है, ये हो गया वाटर पोल्यूशन। अब आ गया एयर पोल्यूशन आपका। ओके, एयर पोल्यूशन देख लीजिए भैया जी, देखिए यहाँ पे द WHO डिफाइंस एयर पोल्यूशन एज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन द एयर इन सच कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। अच्छा, WHO ने डिफाइन किया कि पॉल्यूशन में जो प्रेजेंस होते हैं मटेरियल्स, उसके कंसंट्रेशन में अगर हार्मफुल, वही बात है कि कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी किसी चीज़ की, हमारे जिसकी भी बात हो रही है, तो एयर में भी अगर बढ़ जाएगी चीज़ों का, गैस का कंसंट्रेशन, तो भैया एयर पोल्यूशन हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए सोर्स के बारे में देख लेंगे या टाइप्स के बारे में, टाइप एंड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हम जलाते वगैरह हैं, जैसे कि बर्निंग वुड, चारकोल, फॉसिल्स, ये सब चीज़ें जलाते हैं तो इसकी वजह से हमारा पोल्यूशन हो रहा है। इमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो ट्रांसपोर्टेशन यानी गाड़ियाँ चलती हैं उसकी वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रहा है भैया। ओके, कॉमन सी बातें आप जानते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, आपको अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दिया ना, हेडलाइन दीजिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। We also know our India is a farming country. The by the agriculture we we produce the many crops which are used by our individuals or citizenship, in which the many insecticide are used, fertilizers are used, which is the causes the air pollution। तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा थोड़ा लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वार के बारे में लिख दीजिए, बिकॉज इन द वार मैनी एक्सप्लोजिव मटेरियल, एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक चीज़ें यूज़ होती हैं, विच काज द फ्यूम्स, वेपर्स एंड डस्ट, ये सब चीज़ें लिख दीजिए, बात खत्म। रेडिएशन, नेचुरल काजेज, जैसे कि वही वेलकनो, है ना, ज्वालामुखी वगैरह। ओके, चलिए अब कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, कौन कौन किसकी वजह से हो रहा है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 CO, ओके, इनकी वजह से हो रहा है। ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन, इसकी वजह से हो रहा है। सल्फर की वजह से हो रहा है। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स की वजह से, हाइड्रोकार्बन की वजह से हो रहा है। पार्टिकुलेट मैटर की वजह से हो रहा है। एरोसॉल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से हो रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें मैटर भैया। पोल्यूशन इन इंडिया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, हाँ देखिए यही पे इफेक्ट्स ऑन प्लांट, तो यहाँ पे लिखा भी है एक क्वेश्चन में कि देखिए राइट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इकोनॉमी एंड प्लांट्स, प्लांट पे और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है भैया। देखिए when some gases pollutants enter in the leaf pores they damage the leaf of crop plants। अच्छा, अगर जब गैसेस हमारे लीव्स में उसके छिद्र में इंटर कर जाते हैं तो वो उसके जाहिर सी बात है वो उसके कार्य को रोकेंगे, फोटोसिंथेसिस को रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, है ना। Chronic exposure of the leaves air pollutants break down the waxy coating, then help the prevent excessive water loss, lead to change, damage the disease, pest, dot the forest। अच्छा, अगर ज़्यादा समय तक एक्सपोजर रहा यानी कि जो पोल्यूशन का आघात रहा तो पोल्यूटेंट्स की वजह से जो चीज़ें हैं तो उसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, और वो जब अपना जो
पत्ता होता है, उस पर जो वैक्सी चीज़ें पाई जाती हैं मुलायम मुलायम, जिसको एक कोटिंग की तरह रहता है। जैसे हमारे स्किन पे क्या होता है, तैलीय चीज़ें सिक्रीट होती हैं, ऑयली चीज़ें, स्वेट, ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो डैमेज हो जाते हैं तो उनमें भी ढेर सारी बीमारियाँ हो जाएंगी और कीड़े मकोड़े लग जाएंगे और वो सूख जाएंगे, ड्रॉट सूख जाएंगे, जल जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये प्लांट पे एयर पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है। ओके, ये मैटर है। और इफेक्ट ऑन ह्यूमन, तो ह्यूमन पे भी जानते हैं भैया, स्किन कैंसर होगा, स्किन डिजीज होगा, इचिंग होगा, तमाम चीज़ें, डिहाइड्रेशन होगा, ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। अभी तो हमने पढ़ा था कुछ समय पहले, 5-10 मिनट पहले, है ना, समझ रहे बात आप, ये सब चीज़ें हैं। ओके, आप थोड़ा सा पच कर करके आपके पॉइंट अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं भैया, ठीक है ना। ओके, ये सब चीज़ें हैं। फूड प्रोडक्शन में भी दिक्कत होगा, इफेक्ट ऑन मटेरियल। ये देखिए, इकोनॉमी जो लिखा है ना, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, यानी कि वही ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और प्लांट्स, तो पौधे के बारे में मैंने समझाया, पत्ते जो जलने खत्म होने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब एयर पोल्यूशन के बारे में लिखा है तो एयर पोल्यूशन का डिफिनेशन लिखिए, टाइप्स लिखिए, सोर्स लिखिए, उसके बाद इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बात खत्म हो जाएगा आपका मैटर, है ना, समझ गए बात। ओके, चलिए आते हैं अगले पॉइंट, जैसे कि सेटलिंग चैम्बर है, ये एयर पोल्यूशन को ही सिक्योर करने के लिए या उसको कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ें इंडस्ट्री के द्वारा यूज करना चाहिए। तो सेटलिंग चैम्बर है, एक साइक्लोन है, स्क्रबर है, मल्टी साइक्लोन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन है, बैक फिल्टर। अच्छा, इन सब का जो फिनोमेना है या फिर प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं, ये वर्किंग प्रिंसिपल इन सब का यही है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर अनवांटेड चीज़ें रहेंगी, इनको ये एटमॉस्फेयर में जाने से रोकते हैं। मेन इनका यही काम है, ठीक है ना। तो नोट्स के द्वारा देखना चाहते हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैटर है क्या इनका, देखिए। settling chamber, the settling chamber is a highly effective method for removing industrial dust from the air, designed enhance air quality, safeguard workers health। अच्छा, सेटलिंग चेम्बर जो है, इसमें क्या होता है, चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं, यानी कि जो भी डस्ट वगैरह ये मान लीजिए जाली नुमा है, इसमें आके फंस जाएंगी और फ्रेश एयर बाहर निकलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश एयर जाओ ना भैया, कोई दिक्कत। साइक्लोन में क्या है, साइक्लोन का मतलब ये होता है चक्रवात, इज़ अ लार्ज स्केल सर्कुलेटिंग एयर फ्लो, ये एक बड़े पैमाने का एयर फ्लो है जिसमें लो प्रेशर पे सेंटर में लगी रहती हैं। मेट्रोलॉजी रिफर्स सिस्टम द विंड रोटेटिंग इनवर्ड टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। अच्छा, इसमें भी मेन वही है कि चक्रवात के रूप में चीज़ों को सस्पेंड कर लिया जाता है, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, और उनको बाहर जाने दिया जाता है, फ्रेश एयर। वेट एंड ड्राई स्क्रबर आर ड्राइव यूज टू क्लीन एयर गैसेस। अच्छा, ये भी गैस वगैरह को क्लीन करने का काम करते हैं। दे हेल्प द रिमूव हार्मफुल सबस्टांस फ्रॉम इमिशन बिफोर दे गो इनटू साइड एटमॉस्फेयर। वेट स्क्रबर यूज लिक्विड कैप्चर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। वेट मतलब गीला, यानी कि उसमें आके चिपक जाएंगे जो भी डस्ट रहेंगे फालतू, और हवा बाहर निकल जाएगा, है ना, ये चीज़ें हैं। मल्टी क्लोन, तो मल्टी क्लोन जो होता है, प्लूरल मल्टी क्लोन इसके नाम भी जानते हैं। ए डस्ट कलेक्टर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल क्लोन सेपरेटर्स। अच्छा, देखिए वही सीधी बात है भैया, ये भी कलेक्ट कर रहा है और फ्रेश वाटर को, फ्रेश एयर को बाहर जाने देगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर लाइक डस्ट, स्मोक, मिस्ट फ्रॉम अ गैस स्ट्रीम, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ये प्रेसिपिटेट बना देगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है लाइन जैसे, जैसे आपने देखा होगा ना, दूध देखा हुआ गर्म होता है तो उस पर प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसे साड़ी बोलते हैं लोग, प्रोटीन का प्रेसिपिटेट बन जाना, जम जाना, तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चीज़ों को, डस्ट वगैरह को रोक लेता है। ओके, यहीं पे बैग फिल्टर आता है। तो बैग फिल्टर क्या होता है भैया, बैग फिल्टर आल्सो नोन एज द फाइब्रिक फिल्टर बैग हाउस। अच्छा, ये भी एक फिल्टर के तौर पे होता है जो लगाया जाता है और इसमें चीज़ें डस्ट वगैरह छन जाती हैं, तो बात खत्म, है ना। चीज़ें, इसका यूज, बेनिफिट, लाभ, आप हानि लिख सकते हैं, क्योंकि आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा है ना भैया, तो उसी हिसाब से लिख दीजिए, बात खत्म। वीडियो बहुत लंबा और इसलिए मैं थोड़ा सा खींच रहा हूँ चीज़ों को। ओके, फटाफट चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। शार्ट नोट ऑन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, गाइडलाइंस टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है, इसको देख लेते हैं। और हाँ, बिल्कुल ये मत परेशान होइए कि आपको इतना पढ़ाया जा रहा हूँ, आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया यही आएगा, लिख के ले लो मुझसे, 50 में से 40 नंबर कन्फर्म है जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। हल्के में ले रहे हो क्या? देखिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में, तो इन दिस लेसन वी डिस्कस अबाउट द रेडिएशन विच आर द काज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ओके, रेडिएशन के बारे में समझेंगे। रेडिएशन रेज जो होती है, जैसे एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज, है ना, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज डिफाइंड इज द इंक्रीज इन नेचुरल रेडिएशन लेवल काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अच्छा, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि नेचुरल रेडिएशन लेवल बढ़ जाना मनुष्यों के द्वारा जी, ये होता है। एस्टिमेटेड दैट अबाउट 20% ऑफ रेडिएशन वी एक्सपोज्ड
इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। मनुष्य के ही द्वारा 20% से ज़्यादा जो रेडिएशन एक्सपोज किया जाता है। देखिए सनलाइट तो अलग चीज़ है, लेकिन रेडिएशन हम लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा करी जा रही है रोज़। जैसे कि आप सुने होंगे ना, रेडिएशन इससे भी निकलता है, किससे, टावर वगैरह से, तो वो भी तो रेडिएशन है, उससे भी तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, और बहुत ढेर सारे कारण हैं, अभी सोर्स देखिए यहीं पे हम लोग देख लेंगे सोर्स या काजेस। न्यूक्लियर एक्सीडेंट फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन प्लांट्स, जहाँ पे न्यूक्लियर बम वगैरह बनता है वहाँ से भैया दिक्कत हो रही है, रेडिएशन निकलते हैं ढेर सारे, तो इसीलिए तो ये खतरनाक है। इसकी वजह से इतनी बीमारियाँ होती हैं भैया, शरीर गल जाएगा अगर कितने किलोमीटर तक अगर फोड़ दिया जाए तो। पता चले अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हो ना भैया कभी भविष्य में, चीज़ें इतना हमारी मानव जाति को सद्बुद्धि दे भैया, हम लोग समझ बूझ के रहें चीज़ों को, कि अगर मान लो पता चले ऐसे गोरखपुर जो ज़िला एक मान लीजिए है, या फिर उत्तर प्रदेश में कोई ज़िला में फोड़ दिया जाए, तो उसमें मान लीजिए 8-10 ज़िला तो ऐसे ही साफ़ हो जाएंगे, पूरे गल जाएंगे, लोग एकदम ख़त्म हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और पूरे पता चले उत्तर प्रदेश में क्या और 2-4 प्रदेश में चीज़ें इफेक्ट पड़ेगा उसका रेडिएशन का, है ना। ओके, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इसके वजह से हो रहा है। यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, माइनिंग खनन विभाग की वजह से हो रहा है। जैसे अंदर खनते हैं तो अलग नीचे से भी तरह तरह की रेडिएशंस निकलते हैं, रेडियो एक्टिव केमिकल्स की वजह से होता है। टेस्ट रेडिएशन, जो ढेर सारे टेस्टेज होते हैं उसकी वजह से हो रहा है। ओके, अदर नेचुरल सोर्सेज हैं जैसे वल्कनो वगैरह, ये सब है। न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग डिस्पोजल, अच्छा इन्वेंशन तो कर लिए, रिसर्च कर लिए, उसके बाद भैया इस पर कौन काम करेगा, ये सब ध्यान देना है। डिफेंसिव वेपन प्रोडक्शन, भैया देखिए ये भी हथियार वगैरह संबंधित है। हेल्थ इफेक्ट, क्रोनिक एक्सपोजर, जो ट्रीटमेंट वगैरह में बार बार जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरेज होता है, इसकी वजह से भी होता है। हेल्थ इफेक्ट, एक्यूट एक्सपोजर, वही सब चीज़ें हैं। ओके, सोल्यूशन क्या है, देखिए प्रिवेंशन ऑफ रेडियो एक्टिव, वही गाइडलाइन जो अभी देखा था हमने, जो क्वेश्चन यहाँ पे था ना, शॉर्ट नोट ऑन रेडियो पोल्यूशन, डिफिनेशन लिख दीजिए, सोर्स लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद गाइडलाइंस टू रिड्यूस, ये देखिए ये पूछे तो भी आपको ये लिखना है, और ये पूछे तो भी आप ये मिला के लिख दीजिए, आपका 2 नाम पूरा हो जाना चाहिए 5 नंबर में, बस मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये टॉपिक पूछा है ना, इसके बारे में कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हेडलाइन डाल के लिखिए। गाइडलाइंस टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, तो वही है। प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो भी हम रिएक्शंस वगैरह कराएंगे, खोज करेंगे, उसको हम प्रॉपर वेस्टेज का प्रबंधन करें। प्रॉपर लेबलिंग करेंगे कि जो भी चीज़ें यूज़ करना है वो कैसे किस हिसाब से यूज़ करना है कि ज़्यादा रेडिएशन ना फैले, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ना हो। फिर है यहाँ पे बैन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टेज, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है मीटिंग होना चाहिए, और ये सब देशों को एक नियम बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए कि हाँ भैया न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह नहीं है, करना चाहिए हमें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, सीधे सीधे मर रहे हैं लोग, और क्या, समझ रहे हैं बात को आप। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस, मरने का मतलब ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ बीमारियों की तादाद तो बढ़ रही है ना, तो वही तो है मेन चीज़ें, दिक्कत हो रही है। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, प्रॉपर स्टोरेज, रिस्यूजिंग, ये देखिए रफ से आपको पॉइंट लिख डालिए और इसी को एक बार रिवाइज कर डालेंगे, आपका काम बन जाएगा। इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड डिक्लेरेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो ये भैया हो गया आपका सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट, और थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और फोर्थ और फिफ्थ ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका मैटर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इसी में अगला टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉइल पोल्यूशन के बारे में हम लोग। ओके, सॉइल, व्हाट डू यू मीन बाई सॉइल पोल्यूशन, और इसका सोर्सेज क्या है। ओके, बस ये मैटर खत्म हो जाएगा। और ये जानते रहिए, ये लगभग 1.5 घंटे का वीडियो होगा, तो पूरा देखिए और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह करिए और कमेंट करिए, है ना। लास्ट तक अगर बने हैं तो आप बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप डेडिकेटेड हैं, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ब्रदर। तो देखिए, सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड इज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल पोल्यूटेंट्स एंड कंटामिनेंट्स इन सॉइल हाई एंड इनफ कंसंट्रेशन टू पोज रिस्क ह्यूमन हेल्थ एंड अदर इकोसिस्टम। अच्छा, सॉइल पोल्यूशन वही भैया, मिट्टी में जब चीज़ें कुछ अनवांटेड बढ़ जाएगा और वो ह्यूमन को इफेक्ट करने लगे, इकोसिस्टम को इफेक्ट करने लगे, तो वही सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए इसके भैया काज क्या है या फिर सोर्स क्या है।
तो इंडस्ट्रियल माइनिंग एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री की वजह से, और माइनिंग एक्टिविटी, खनन विभाग। मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जो भी बार बार केमिकल डाल के, खाद डाल के खेती की जा रही है, उसकी वजह से हो रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो भी हम डिस्पोजल जैसे फेंक देते हैं यूज़ करके, जो भी कचरा है बायोडिग्रेडेबल ना होने की वजह से वो भी दिक्कत हो रही है। सॉइल देख ही रहे हैं आप, जगह जगह पे एकदम मिट्टी जो है ख़राब हो गया। कोई खेती कर रहा होगा तो उससे पूछिए ना, अगर गाँव में उसका खेत है, इतने ढेर सारे कचड़े हैं, पॉलीथीन है, डब्बे हैं, सैनिटरीज पैड हैं, तरह तरह की चीज़ें जो है डिस्पोजल के रूप में खेत को एकदम बर्बाद कर रही हैं अब चीज़ें। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि लोगों में क्या है, अवेयरनेस नहीं है। मेन दिक्कत अवेयरनेस नहीं है, कैसे क्या डिस्पोज करना है, कैसे रिसाइकलिंग करने के लिए कहाँ पे जमा करना है। और हमारी अभी गवर्नमेंट भी लूज़ है यार, बेकार है एकदम, सही बताया तो। फालतू के चपेटे में रहेंगे सब, झूठे दंगा फसाद कराएंगे, जातिवाद कराएंगे, धर्म के नाम पे चीज़ें, और बकचोदी करेंगे खाली। सॉरी थोड़ा सा आप शब्द, लेकिन क्या करोगे यार, गुस्सा आ जाता है चीज़ों को लेके, है ना। यार नियम बनाओ ना तुम बढ़िया से चीज़ों को करने के लिए। बायोलॉजिकल एजेंट सॉइल, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है, जो भी ओके, एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स, ये सब चीज़ें हैं। अगर तेल उल कहीं पे गिर गया, जैसे तेल मतलब कि पानी में जैसे टैंकर के रूप में जा रहा है, वहाँ पे गिर गया वो प्रॉपर, कहीं पे जैसे सप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो लीक कर गया, पूरा गिर गया, वो फैल जाएगा, वहाँ पे क्या होगी, मिट्टी खराब हो जाएगी, है ना। ओके, इस चीज़ें मैटर है, पूरा सोर्स था। एसिड रेन की वजह से भी होता है। सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज ये सब चीज़ें मेनली हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से मेनली हैं, बायोलॉजिकल एजेंट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अर्बन वेस्ट है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट है। ओके, सब में मिला जुला के वही है। इफेक्ट क्या होगा सॉइल पोल्यूशन का, देखिए ये भी पूछा है, सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा। डिस्पोजल वेस्ट टेक प्लेस, देखिए यहाँ पे, देखिए किसी में भी अगर सॉइल पोल्यूशन पूछ जाए, उसका डिफिनीशन लिखोगे, सोर्स लिखोगे, उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, ये सब लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसका डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट टेक प्लेस, कैसे डिस्पोजल जो है सॉलिड वेस्ट बन जा रहा है, ये ध्यान रखिए। तो डिस्पोजल सीधे लिखिए कि यूजेबल थिंग्स लाइक बॉटल्स, सैनिटरी पैड, क्लॉथ्स आर, many peoples or mostly people are throw out from the home, then it is the convert into the क्या होता है वो, कैबेज नहीं होता भैया, मतलब स्टोर्ड एट अ प्लेस, देन इज इट टेक प्लेस द सॉलिड वेस्ट। ठीक है भैया, अगर ये सब चीज़ इकट्ठा होती हैं एक जगह पे, जब लोग घरों से बाहर भेजते हैं, फेंकते हैं, तो उसे सॉलिड वेस्ट बोल देते हैं। इसे क्लैरिफाई करना है, समझाना है अपनी भाषा में, समझ रहे बात। ओके, ये भी इफेक्ट क्या होगा सॉइल पोल्यूशन का, इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ पे भैया, जाहिर सी बात है। अभी देखिए एक मुंबई में केस अभी जल्दी में ही मिला था, 2 गांव में लगभग लोग एकदम टकले हो गए, लड़कियां लड़के पूरे। क्या हुआ था, सेलेनियम की मात्रा ज़्यादा मिली थी गेहूं में, जिसकी वजह से लोग खाए थे और उनका बाल झड़ गया था पूरा। तो ऐसे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, हमारी जो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाएगी, कुछ भी उपजेगा नहीं। इफेक्ट ऑन लैंडस्केप एंड ऑर्डर, जो हमारी धरती है उसमें से दुर्गंध आने लगेगा, प्रदूषण बढ़ने लगेगा। चेंज इन सॉइल स्ट्रक्चर, जो हमारी मिट्टी की जो है बनावट है उसमें बदलाव आ जाएगा। इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस हो जाएंगी। कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, हमारे पर जल भी जो है बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, क्या क्या कर सकते हैं हम भैया, ट्रांसफर स्टेशन ऑफ द बल्किंग शिफ्टिंग द रिफ्यूज द सोलिड कंस्ट्रक्टेड सिटीज़ एंड बिग टाउन्स, जो भी चीज़ें हैं जो मतलब ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रही हैं वेस्टेज के तौर पे, उसको भैया आप प्रॉपर निपटारा करिए उसका, है ना, रिसाइकलिंग करवाइए, डिफॉरेस्टेशन को रोकिए, ये सब चीज़ें देखिए है ना। यूज़ ऑफ कैटल डंग एग्रीकल्चर, जो भी मतलब गाय भैंस हैं, इनके जो डंग गोबर को एग्रीकल्चर में यूज़ करिए, ये सब मैटर है प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं हम लोग, क्या है मैटर भैया। अब आता है तीसरा में, जो आपको इसमें बताना है बस इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बताना है, नियम जो थे। तो इसको देखिए, सिंपल सा एकदम फंडा आपको क्या बता रहा हूँ मैं, क्या करना है आपको सबके बारे में। बस ऐसे एक किनारे से ऐसे लिख दिए, लाइन से एक बार रफ में नाम लिखिए, जो ये नियम जिसके लिए बनाया गया उसका सन लिखिए। ठीक है, इतने बना के ये याद हो गया आपका मेन टॉपिक। इसी को घुमा फिरा के आप 2 बार लिखेंगे। इट मीन्स इसका ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या होता है किसी चीज़ का, चीज़ों को सुधारने के लिए, बचाने के लिए ना। देखिए डिफिनीशन लिखेंगे पहली तो आप चीज़ मैटर, पहला पॉइंट डिफिनीशन। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए आउटकम। आउटकम का मतलब होता है कंक्लूजन, और करके कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन।
भैया गर्मी में हालत ख़राब हो गई है, बस ये बोल सकते हो फट गई है सर की बट कोई ना, मैंने बोला था तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा और मेरे पास कंटेंट भी हो गया था ठीक ठाक कहीं ना कहीं, तो रिवीजन आपका हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है ना। तो ये बना रहा हूँ मैं, तो ये कंक्लूजन ये इतना आप लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, प्रॉपर हो जाएगा आपका मैटर, है ना। ये चीज़ें हैं और यही सेम चीज़ सभी नियमों में फॉलो करना है आपको, है ना। और ये क्यों नीड पड़ा, व्हाट नीड, एक टॉपिक यहीं पे बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव के बाद तीसरा पॉइंट नीड रहेगा, इसको चौथा कर दीजिए। नीड, नीड क्यों पड़ा, नीड यही पोल्यूशन बढ़ने लगा, बीमारियां बढ़ने लगी, इम्पोर्टेंसी आने लगी, जनसंख्या कम होने लगी, तो इसके लिए नीड हो गया। और ऑब्जेक्टिव में सेम कहीं ना कहीं टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव और नीड में 2 हेडलाइन करके आप लिख सकते हैं। ओके ब्रदर, तो ये सब मैटर है, तो सीधी सी बात है, इसको आप एक बस सन और ये चीज़ याद कर लीजिए, इसमें से 2-3 के बारे में पूछेगा, आपको लिख के आना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है ब्रदर। थोड़ा सा मेच्योर बनिए आप लोग, सेकेंड ईयर में है भाई, मजाक थोड़ी है, इंटर करके आए हो यार, कुछ लोग बीएससी करके आए होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। देखिए यहीं पे राइट शार्ट नोट ऑन ISO 14000 ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ जब बनता है ना तो उसके लिए स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं सही है। तो 14,000 ये एक मतलब गाइडलाइन है इसके तरफ पे, तो इसके साथ नोट दे देता है, तो इसको देख लेते हैं भैया, समझ लेते हैं हम लोग जी। देखिए यहाँ पे ISO 14000 लिखा है, ISO 14000 इज अ फैमिली स्टैंडर्ड इंटेंट टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट पोल्यूशन इन बैलेंस विद सोशियो इकोनॉमिक नीड। अच्छा, जो ISO 14,000 है, ये एक फैमिली की तरह पे काम करता है, जो कि स्टैंडर्ड तय करता है, मानक तय करता है कि कैसे क्या चीज़ें हमें करनी है, इंटेंडेंट सपोर्ट करता है हमें इच्छा अनुसार, कैसे क्या इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है कैसे, सोशियो इकोनॉमिक नीड क्या समाज को ज़रूरत है, ये सब चीज़ें तय करता है ये। और ये जैसे होता है ना, कहते हैं कि विश्व स्तरीय मीटिंग हुआ है ना, तो ये वही सब चीज़ें होती हैं इसमें। ओके, द नीड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डज नॉट स्टेबलाइज एब्सोल्यूट। अब इसके ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, उद्देश्य क्या क्या है, तो वही जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्तर को बढ़ाने के लिए, डिजीज़ को कम करने के लिए। शॉर्ट्स में जब भी पूछेगा ना तो वो 3 नंबर में पूछेगा, तो 3 नंबर में आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, एक पेज काफ़ी है आपके लिए। ओके, बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं रहना है, हेडलाइन डालिए, टॉपिक लिखिए, साफ साफ लिखिए, आपका बात खत्म। आप 50 पेज भर देंगे, मतलब पूरी कॉपी भर देंगे, गोज गोज के भरेंगे, कोई मतलब नहीं है। क्लीन लिखिए, अच्छा लिखिए, टॉपिक वाइज लिखिए। ओके, ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दीजिए। ओके, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, इसका मैटर पूरा क्लियर। ओके, अच्छा, ISO में मैनेजमेंट का भी बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, तो कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, प्लानिंग बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा, स्टाफ इकट्ठा किया जाएंगे, डायरेक्टिंग किया जाएगा कि कैसे क्या बताना है, सबको बताएंगे, कोऑर्डिनेशन, सबके अंदर समन्वय कि नहीं भाई आपस में मिला के चलना है चीज़ों को, हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, कंट्रोलिंग नियंत्रित करेंगे, बजटिंग कितना पैसा पास होता है, कितना लगता है, फंडिंग करते हैं सब लोग, ठीक है ना। डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल, यानी कि कौन कौन भैया किस लेवल पे बढ़ेगा, कितना योग्यता है उस हिसाब से बनेगा, लीडिंग, लोगों को अग्रणी, मतलब हरदम बढ़ाते रहना है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये हो गया। तो चैप्टर 5 में देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है मैटर, तो भैया वही उद्देश्य क्या है भैया नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, इसके मतलब क्या ऐसी नियम है जो नेशनल इन्वायरमेंटल चीज़ों को ध्यान में रखें, तो वही डिफाइन करेंगे। द नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी इट्स मीन द इट्स अ रूल रेगुलेशन और फॉर्म फॉर द मेंटेन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, तो ऐसे डिफिनेशन हो जाएगा, ये सिंपली कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य, अब लिखिए 8-10 पॉइंट 20 पॉइंट की इकोलॉजी मेंटेनेंस, दूसरा पॉइंट लिख देंगे आप, ऐसे देखिए, ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाइए एकदम पॉइंट वाइज। फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजी, फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग क्या, इको सिस्टम, इकोलॉजी हो गया, इको सिस्टम हो गया, ये सब हो गया। देखिए एकदम पॉइंट ये सारे लिखते जाइए। फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर, है ना, ऐसे ऐसे 10-20 पॉइंट लिख डालेंगे आप, ठीक है ना। फॉर रिड्यूसिंग डिजीज कंडीशन, फॉर रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरने की संख्या को कम करना। ये सब चीज़ें आप लिख डालिए एकदम। फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है ना भैया, तो ऐसे लिख डालिए एकदम 8-10 ऑब्जेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। डिफाइन डिजास्टर एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर क्या है और इसके डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइप बताइए, तो देख लेते हैं भैया। और ये खत्म हो गया आपका, तो बहुत आप इसको लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जाइए आप भैया PC फार्मा पे। हाँ, आज लास्ट नाइट हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप
भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ओके ब्रदर, चलिए तो देखिए क्या मैटर है। वैसे तो इसको लाइव चलाना चाहिए था, बट सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो नहीं चला पाया मैं। कोई बात नहीं, आगे से मैं लाइव चलाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या है यहाँ पे लिखा है डिजास्टर। डिजास्टर विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, डिस मीनिंग द बैड एंड एस्टर, यानी कि बुरा, ठीक है ना। दस टर्म रिफर्ड बैड इविल स्टार, ये मतलब है इसका इविल स्टार, 5 स्टार, ये सब मतलब नहीं है। मतलब डिजास्टर का मतलब था सीधा सीधा बुरा। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए इसका डिफाइन किया गया है। डिजास्टर इज अ रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ हैजर्ड, वैल्यूरेबिलिटी, इनसफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ मेजर टू रिड्यूस द पोटेंशियल चांस ऑफ रिस्क। डिजास्टर एक ऐसा परिणाम है जिसमें हैजर्ड नुकसान भी होता है और जोखिम भी होता है, जिसके वजह से जो कैपेसिटी नापी जाती है, पोटेंशियल चांस होता है रिस्क का, जो भी मतलब रिस्क होता है बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होने का। ओके, डिजास्टर हैपेंस व्हेन द हैजर्ड्स इम्पैक्ट ऑन द वनरेबल पोल्यूशन एंड काज डैमेज, इसकी वजह से बहुत डैमेजेस होती हैं, फूड वगैरह ये सब चीज़ें दिक्कतें होती हैं। ओके, ठीक है ना। तो डिजास्टर को डिफाइन आप कर सकते हैं। इट इज, अब इसको मैंने सिंपल कल डिफाइन किया था। डिजास्टर इज द सडन फेनोमेनन इन विच द रिस्क फैक्टर आर वेरी मच इंक्रीजेज टू हैजर्ड ऑफ द लाइफ एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, जीवन का और पैसे वगैरह का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर 2 प्रकार के होते हैं, मेन 2 ही प्रकार होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर, एक मैन मेड डिजास्टर। तो नेचुरल में देखिए मेट्रोलॉजिकल आता है, मेट्रोलॉजिकल का मतलब है फ्लड, साइक्लोन, टाइफोन यानी तूफान, ये सब चीज़ें आ जाते हैं, और बिजली कड़कना, ये सब आता है नेचुरल में एक टाइप हो गया। जियोलॉजिकल, तो इसमें अर्थक्वेक हो गया, वैल्कन हो गया, मतलब जो ज़मीन पे हो रहा है धरती के हिसाब से, तो भूकंप आ गया, और ये ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब चीज़ें हो गई। और इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल, यहीं पे देखिए लिखा है मैटर। ओके, तो ओजोन डिप्लेशन, सोलर, ये सब चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे मैन मेड है वही टेक्नोलॉजिकल, ट्रांसपोर्ट, एक्सीडेंटल, स्ट्रक्चर फेल्योर, ये सब चीज़ें, इंडस्ट्रियल, केमिकल, रेडिएशन, वेलफेयर, टेररिज्म, वार, युद्ध, इन सब की वजह से भी होता है हमारा जो डिजास्टर। आपदा, आपदा का मतलब ही है आ पड़ा, सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, आ पड़ा मतलब बिना बताए बस चल मेरा भैया, तो नुकसान तो होगा ही ना। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, नेचुरल हैजर्ड्स है, ये सब चीज़ें भैया। ओके, तो डिजास्टर में यही था, टाइप्स यानी कि मैन मेड एंड नेचुरल, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा प्रॉपर। यहाँ पे देखिए डिजास्टर और हैजर्ड में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, डिजास्टर इज एन इवेंट कंप्लीटली डिस्टर्ब द नॉर्मल वेज टू कम्युनिटी। अच्छा, और हैजर्ड सिचुएशन वेयर देयर द थ्रेट ऑफ लाइफ, हेल्दी इन्वायरमेंट एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, देखिए हैजर्ड्स में खतरा और आपदा, आपदा में ये हो सकता है कि ये आए लेकिन लोग बच भी जाएं, और हैजर्ड्स का मतलब खतरा, यानी कि इसमें नुकसान होगा ही होगा, जीवों का, इन्वायरमेंट का, पैसों का, है ना, ये समझ रहे हैं बात। ओके, तो ये मैटर था पूरा। अब यहाँ पे देखिए नोट ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन प्रिवेंशन, कैसे हम, मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना, और प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना, तो डिजास्टर को कैसे हम रोक सकते हैं, इसको आपको लिखना है इस पर नोट्स। डिजास्टर रिस्क देखिए यहाँ पे नेचुरल एंड ऑफ द हैजर्ड्स, ये सब चीज़ें हैं, इकोनॉमिकल वैल्यू है। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये मेन मैटर है। यहाँ पे देखिए मिटिगेशन लिखा है, mitigation embrace measure the taken reduce the both effect of the hazards and the valuable condition inherit the scale of the future disaster। इसमें बस वही कैसे कम करेंगे हम, तो कम करने का यही मतलब है कि हम उस एरिया, जो संभावित एरिया है वहाँ पे रहना छोड़ दें, है ना, पोल्यूशन वगैरह हम करना छोड़ दें, जो काजेज है आपदा का उसको हम कम करें, ये सब चीज़ें हम ध्यान रखना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट वही देखिए, प्री डिजास्टर, हम आपदा से पूर्व अपना पूरा व्यवस्था करें। डिजास्टर अकरेंस, आपदा जब घट रहा है, जब हो रहा है, तब मैनेज करें हम, जैसे कि देखते नहीं है बाढ़ आ गई अगर, तो भैया तेज़ी से एकदम वहाँ पे जल सेना जो है और थल वाले सेना सब पहुँच जाते हैं भैया बचाने के लिए। पोस्ट डिजास्टर आपदा के बाद क्या प्रबंधन है, तो ये पूरा हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिलिंग। तो ये सब एक्सप्लेन करते रहिए एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। तो अगर टाइम कम है तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ चुके हैं मैटर। अब यहीं पे देखिए सुनामी के बारे में थोड़ा सा पूछ देता है क्वेश्चन, ये पूछ देता है। तो सुनामी क्या होता है, द टर्म सुनामी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जापानीज टर्म टिशू मीनिंग हार्बर एंड नामी मीनिंग वेव्स। ओके, एक मतलब लहर की तरह उठता है यहाँ पे सुनामी में, मतलब नदी है कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है नदी का, और ये यहाँ से एकदम फैलेगा पानी, तो क्या होगा, नुकसान करेगा ही ना भैया, बहुत दिक्कत होगी। कहा जाए तो सुनामी क्या है, इसके वजह से होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है, लैंड स्लाइड की वजह से होता है, वल्कनों की वजह से होता है,
ओके, ये सब चीज़ होती हैं। और हाँ, ये भी पूछ देता है कभी कभी डिजास्टर के बारे में बताइए, डिजास्टर का कोई घटना दिखा दीजिए। तो सुनामी का एक मैटर आप अभी गूगल से सर्च कर लीजिएगा कि सुनामी कहाँ पे आया था। एक बार कभी जापान वगैरह का, है ना, आया था। जापान से ये शब्द है, जापानीज शब्द है, तो भैया जाहिर सी बात है जापान में सुनामी हुआ था, आया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ओके, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में देख लीजिए। और मानव मेड डिजास्टर की वजह से, मतलब मनुष्य के द्वारा डिजास्टर, जैसे कि वार वगैरह लिखा था ना, युद्ध, तो युद्ध का मुंबई में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और अभी पहलगाम में जो हुआ था उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये टेररिस्ट अटैक यानी कि ये डिजास्टर है, आपदा है, आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब मैटर था भैया। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, लव यू टू ऑल। यार पास हो जाओ, अच्छे से पास हो जाओ, और अपना ध्यान रखो अपनी चीज़ों का और अपने घर वालों का भी, और आगे बढ़ो भैया पॉजिटिव थॉट्स के साथ। ओके, और इतने देर तक देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दो भैया, और कमेंट में ज़रूर बताइए चीज़ों को क्या चाहिए आपको, कौन सा नोट्स चाहिए, मैं क्या मतलब और समरी के तौर पे भी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, स्ट्रेटजी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा रूटीन लाइफ में बिजी चल रहा हूँ मेरे यार। तो समझिए बातों को, और बिल्कुल एक्सक्यूज़ मत दीजिए, कहीं से भी कंटेंट उठाइए, पढ़िए, बस पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और पास करिए इन चीज़ों को, है ना। ओके ब्रदर, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कल मैं कोलॉजी का अपलोड कर दूंगा, और उसका 2-3 पार्ट अपलोडेड है, आप देख लीजिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम अगेन। और भैया सेंटर पे आराम से जाइए, थोड़ा सा वो लगन वगैरह, शादी का भी सीज़न चल रहा है, तो पहले निकलिए, जाम वगैरह में ना फंसिए, चीज़ों का ध्यान रखिए। और सेफ ड्राइविंग करिए, हेलमेट लेके जाइए। हेलमेट लेके जाना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि दोपहर में जब आप रिटर्न आएंगे तो धूप इतनी तगड़ी है कि आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, यानी लू लग सकता है, तो आप हेलमेट लगा के जाइए मेरे ब्रदर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।